नमस्कार। मैं फिर से स्वागत करता हूँ इस कोर्स में जिसका नाम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स है, जिसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। आज के इस भाग में हम देखेंगे कि यील्डिंग क्राइटेरिया क्या है। लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस क्या है, स्ट्रेस टेंसर क्या है, स्ट्रेन टेंसर क्या है, उनके रिलेशंस क्या है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि यील्डिंग क्या है। तो यील्डिंग जब हम जानते हैं तब यील्डिंग हम इस तरह से समझते हैं, जो इलास्टिक से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिहेवियर पे जो चेंज आता है, उस पॉइंट को हम किस तरह से डिफाइन कर पाएंगे, ये आज हम इस पार्ट में देखेंगे। तो जब हम यील्डिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं तब सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट। तो हमने ये स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट देखा था, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमने प्लॉट किया था वाई एक्सिस पे और इंजीनियरिंग स्ट्रेन प्लॉट किया था एक्स एक्सिस पे, और हमें एक ऐसा कर्व मिला था जो हम टेंसाइल कर्व कहते हैं। तो जो पहला पार्ट था हमारा, वो लीनियर पार्ट हमने देखा था जो इलास्टिक बिहेवियर डिनोट करता है हमारे मटेरियल का, और जो नॉन लीनियर पार्ट है वो प्लास्टिक बिहेवियर दिखाता है। चूँकि जो हम देखेंगे ये हमने इलास्टिक रिलेशंस इसमें देखे थे स्ट्रेस स्ट्रेन के। अभी हमें देखना है कि ये जो इलास्टिक बिहेवियर से प्लास्टिक बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ट्रांजिशन होता है, वो किस पॉइंट पे होता है, उसको हम किसी स्ट्रेस के द्वारा जान सकते हैं। तो हमने डिफाइन किया था एक टर्म यील्ड स्ट्रेस। हमने यील्ड स्ट्रेस देखा था कि स्ट्रेस जिसके ऊपर मेरा मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है ना, इसका मतलब उसमें परमानेंट चेंजेस आते हैं उसके डायमेंशंस में। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो रिकवर नहीं हो सकता। इस पार्ट में, इलास्टिक पार्ट में जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो रिकवर हो जाएगा अगर मैं स्ट्रेस रिलीव कर रहा हूँ तो हमें जो भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हम देखते हैं वहाँ पे हमें चाहिए कि मटेरियल डिफॉर्म ना हो या उसके ऊपर कोई परमानेंट चेंजेस नहीं उसके आए उसके डायमेंशंस में। तो हमें इसलिए ये यील्ड स्ट्रेस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये जो इनिशियल टेंसाइल टेस्ट है ये सिंपल टेस्ट है। हमने देखा था कि हमें जो स्ट्रेस जो अप्लाई करते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रेस सिंपल स्ट्रेस स्टेट रहता है। तो एक्सपेरिमेंटली जब यील्ड स्ट्रेस निकालते हैं वो लेबॉर्ट्री में निकालना बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि जो भी एप्लीकेशंस है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, उसमें सिंपल यूनिएक्सियल टेंसाइल लोडिंग नहीं होती है, उसमें कॉम्प्लेक्स लोडिंग होती है। तो ये जो यील्ड स्ट्रेस है ये हमें देता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जहाँ पे शुरुआत होती है। तो हमें इसलिए ये स्ट्रेस निकालने की बहुत आवश्यकता है, और हमें ये जानना होगा कि ये यील्ड स्ट्रेस जब हम निकालेंगे वो यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट से निकालेंगे, बट हमारे पास तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्टेट है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्टेट है तो ये इसका यील्ड स्ट्रेस पे इफ़ेक्ट होगा। तो हमें एक ऐसा क्राइटेरिया चाहिए, अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रेस स्टेट है तो मैं बता पाऊँ मेरा मटेरियल यील्ड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक कर सकते हैं कि जो भी यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट में जो भी यील्ड स्ट्रेस आता है इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं किसी पैरामीटर्स के साथ जो हमें कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस में हम इसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा पॉइंट जो है हमें यील्डिंग क्राइटेरिया के लिए सोचना है कि यील्ड स्ट्रेस जो भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस है जो हमें यील्डिंग देगी, तो ये पॉइंट हमें ढूंढना है। यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट में इसको निकालना आसान है पर इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हमें एक रिलेशन देना है, जो भी मैंने बात की कि यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट के जो रिजल्ट्स है, क्योंकि हम लेबोरेटरी में इसको आसानी से कर सकते हैं किसी भी मटेरियल के साथ, तो इसका जो रिलेशन है कॉम्प्लेक्स यील्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस के साथ वो हमें निकालना पड़ेगा। तो एक सिंपल रिलेशन है, हम देख सकते हैं। अगर मेरे पास मुझे यील्ड स्ट्रेस पता है और मेरे पास कोई भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस यानी मैं डिफाइन करूंगा कोई भी एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस है जिसमें मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस है और शेयर स्ट्रेसेस भी है। ये हमने देखा था कि कोई भी ये तीनों स्ट्रेस सेम रहेंगे। तो मेरे पास एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में जहाँ पे मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस रहेंगे। तो एक सिंपल क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, एक रैंकिन क्राइटेरिया मैं की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सिग्मा 1 ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है और सिग्मा 1 हाईएस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो रैंकिन एक क्राइटेरिया देता है, अगर मेरा ये सिग्मा 1 ग्रेटर हो जाएगा सिग्मा वाई से, सिग्मा वाई क्या होगा मेरा यील्ड स्ट्रेस, जो सिग्मा वाई है ये मेरा यील्ड स्ट्रेस है, ग्रेटर होगा टेंशन या कॉम्प्रेशन में
तब मेरा मटेरियल यील्ड करेगा। तो ये सिंपल क्राइटेरिया है, पर ये क्राइटेरिया इतना सिंपल है कि ये बहुत सारे मटेरियल्स पे ये वैलिड नहीं है। तो कुछ और इम्पिरिकल क्राइटेरियाज हम देखेंगे, इम्पिरिकल यानी जो एक्सपेरिमेंटली कंसिस्टेंट है पर कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। तो रैंकिन क्राइटेरिया हम कभी इस्तेमाल नहीं करते, ये एक सिंपल क्राइटेरिया समझने के लिए कि आप इसको यानी हम एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में देखेंगे कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है अगर वो ग्रेटर है यील्ड स्ट्रेंथ से तो मेरा मटेरियल डिफॉर्म होगा, पर ये मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए वैलिड नहीं है। तो अभी कुछ इंपेरिकल पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे रूल्स। तो पहला रूल ये है यील्डिंग क्राइटेरिया का कि जो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो कभी भी यील्डिंग नहीं करेगा। ये हमने देखा था कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और डेविएटोरिक स्ट्रेस स्टेट की बात की थी, तब हमने देखा था कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस यील्डिंग नहीं करता है। आज इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। और जो स्ट्रेस डेविएटर है यानी डेविएटोरिक स्ट्रेस जो है वही मेरा यील्डिंग या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करेगा, यानी वही रीज़न रहेगा मेरे यील्डिंग और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का। थर्ड है कि जो यील्डिंग क्राइटेरिया है वो इंडिपेंडेंट रहेगा मेरे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म के लिए। यानी अगर मैं किसी भी ये जैसे एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, मैं दूसरे स्टेट ऑफ स्ट्रेस दूसरे रेफरेंस में जाऊंगा, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो जो यील्डिंग क्राइटेरिया है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए उस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के। तो कुछ कुछ क्राइटेरियाज है, तो आज के पार्ट में हम देखेंगे वॉन माइसेस क्राइटेरियन और ट्रेस्का क्राइटेरियन। वॉन माइसेस क्राइटेरियन को हम हुबर माइसेस हेनकी क्राइटेरिया भी कहते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया है, जैसे ड्रूकर क्राइटेरिया है, हॉसफोर्ड क्राइटेरिया है, क्वाड्रेटिक यील्ड क्राइटेरिया है। ये मोस्टली मेटालिक मटेरियल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो हम आज के पार्ट में ये वॉन माइसेस क्राइटेरिया और ट्रेस्का क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे, इसकी कंसेप्ट जानेंगे कि क्राइटेरिया होते कैसे। तो वॉन माइसेस क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं अभी। मान लीजिए मेरे पास एक जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, जैसे ये 9 कंपोनेंट्स हैं और मैंने बताया था कि इसमें से 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। मेरे पास ये नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं और ये शेयर कंपोनेंट्स हैं। इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ या इससे मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल सकता हूँ, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। ये हमने जाना था कि मैं आइगन वैल्यूज़ जो होती है इस स्ट्रेस मैट्रिक्स की वो मेरी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होगी। तो मेरे पास आ गई सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। तो अभी आप जान पाएंगे कि हमने ये सारी चीज़ें सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है क्यों निकाली थी, क्योंकि हमें मटेरियल का यील्डिंग बिहेवियर जानना है, तो हमें ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना आवश्यक है। तो मान लेते हैं सिग्मा 1 ग्रेटर है सिग्मा 2 से और सिग्मा 2 ग्रेटर है सिग्मा 3 से। अभी मैं इस स्ट्रेस स्टेट को और दूसरे स्ट्रेस स्टेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे ये मेरे पास है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस स्टेट मैंने कन्वर्ट कर ली, और ये हो गई मेरे पास डेविएटोरिक स्ट्रेस स्टेट। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस स्टेट कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 है। तो मैं जब सिग्मा m लिखूंगा यहाँ पे, ये सिग्मा m हो जाएगा इन नॉर्मल स्ट्रेसेस का, ये यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, इन नॉर्मल स्ट्रेसेस का एवरेज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 अपॉन 3, ये हो जाएगा मेरा मीन स्ट्रेस। अगर ये तीनों डायरेक्शन में सेम है, सिमिलर है, तो इसको मैं कहता हूँ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस स्टेट, और ये जो दूसरा पार्ट होगा इसको मैं कहता हूँ डेविएटोरिक स्ट्रेस स्टेट। इस स्ट्रेस स्टेट में आप देखेंगे कि जो ये पार्ट है इसमें शेयर स्ट्रेसेस शून्य है, तो इसको भी हम डेविएटोरिक स्ट्रेस स्टेट इसलिए कहेंगे क्योंकि एक स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल केस है हमारे डेविएटोरिक स्ट्रेस स्टेट की, जहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस शून्य है। पर ये जो डेविएटोरिक स्ट्रेस स्टेट है ये आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस स्टेट ये अपना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं करता है, ये सिर्फ वॉल्यूम चेंज करेगा। तो आपको जानना है अगर नॉर्मल स्ट्रेसेस इक्वल है तीनों डायरेक्शन में, तो ही हमारा वो जो स्ट्रेस स्टेट है वो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस स्टेट रहेगा, और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस स्टेट में आपके शेयर स्ट्रेसेस शून्य रहेंगे। ये एक स्पेशल कंडीशन है डेविएटोरिक स्ट्रेस स्टेट की। पर हम अगर मेरे पास एक प्रिंसिपल स्ट्रेस स्टेट की कंडीशन है, उसको मैं एक हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस स्टेट और डेविएटोरिक स्ट्रेस स्टेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और हमने जाना है कि एक डेविएटोरिक स्ट्रेस स्टेट है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करता है मटेरियल का। तो अगर लास्ट पार्ट में हमने जब ये डेविएटोरिक स्ट्रेस स्टेट और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस स्टेट निकालने की कोशिश की थी,
तब मैंने आपको एक बोला था कि सेकंड इनवेरिएंट वेरिएंट ऑफ डेविटोरिक स्ट्रेस टेंसर इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा था। तो यहाँ पे हम J2 की वैल्यू इस तरह से देख पाएंगे, सिग्मा 11 सिग्मा 22 प्लस सिग्मा 22 इंटू सिग्मा 33 प्लस सिग्मा 33 इंटू सिग्मा 11 माइनस सिग्मा 12 स्क्वायर माइनस सिग्मा 23 स्क्वायर माइनस सिग्मा 13 स्क्वायर। ये मेरी J2 की वैल्यू है। J2 क्या है? मेरा सेकंड इन्वेरिएंट है मेरे स्ट्रेस टेंसर का। अभी मैं डेविटोरिक स्ट्रेस टेंसर का इन्वेरिएंट निकालूंगा, तो उसके लिए अभी इस केस में अगर ये स्ट्रेस स्टेट में कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरे पास सिग्मा 11 की वैल्यू क्या है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा m। उसी तरह से सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की वैल्यू क्या है? सिग्मा 2 माइनस सिग्मा m। सिग्मा 3 की वैल्यू है सिग्मा 3 माइनस सिग्मा m। और बाकी जो स्ट्रेसेस है, ये जो शेयर स्ट्रेसेस है इस केस में ये शून्य है। सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 3 और सिग्मा 1 3 ये शून्य है। अगर ये वैल्यूज़ मैं इसमें पुट करता हूँ, इस आइडेंटिटी में पुट करता हूँ, तो मेरे पास J2 की एक वैल्यू आ जाएगी। या आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर मैं ये इस यहाँ पे डालूंगा और सिंप्लीफाई करके देखूंगा तो ये मेरे पास एक कुछ आइडेंटिटी आएगी। और यहाँ पे सिग्मा m की वैल्यू आपको पता है, ये एवरेज है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 इन स्ट्रेसेस का एडिशन करके आपको मीन लेना है। तो ये मेरे पास एक J2 की वैल्यू आएगी। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, इसको हम इस्तेमाल करेंगे एक यील्डिंग क्राइटेरिया, जो वॉन माइसेस यील्डिंग क्राइटेरिया, इसके दौरान। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी हमने डिफाइन किया था। तो टोटल इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं इस तरह से डिफाइन किया था, हाफ ऑफ सिग्मा i j एप्सिलॉन i j। और इसको मैं एक्सपांड करूँगा, ये मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस है और करस्पॉन्डिंग उनके नॉर्मल स्ट्रेंथ्स है, और ये जो शेयर स्ट्रेसेस है और करस्पॉन्डिंग उनके शेयर स्ट्रेंथ है, उनका मल्टीप्लिकेशन है, और मैं ऐड करूँगा सारे स्ट्रेस स्ट्रेन का प्रोडक्ट। तो मेरे पास टोटल इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। ये हमने देखा था। अभी मैं अपना स्ट्रेस टेंसर जो है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में जो हमने लिखा था, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3, उसके लिए हम एक इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास शेयर स्ट्रेसेस शून्य है, तो ये सारे टर्म्स शून्य हो जाएंगे। और मैं यू नॉट अगर निकालूंगा तो यहाँ पे ये जो सिग्मा 11 है, यहाँ पे नथिंग बट ये सिग्मा 1 है, और उसके करस्पॉन्डिंग मैं नॉर्मल स्ट्रेन कंसिडर करूँगा। ये मेरे पास आ जाएगा एक टोटल इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो मैं एप्सिलॉन 11 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 1/e सिग्मा 11 माइनस म्यू टू सिग्मा 22 प्लस सिग्मा 33। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सिग्मा 11 जो है वो मेरा सिग्मा 1 है, सिग्मा 22 है इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए सिग्मा 2 है, और सिग्मा 33 जो है ये सिग्मा 3। तो अगर मैं ये यहाँ पे स्ट्रेन की जगह पे ये वैल्यूज पुट करके निकालूंगा तो मेरे पास एक टोटल इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी आएगी, और ये आएगी 1/2e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू इंटू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 1। ये मेरे पास एक आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। और आपको ये याद रखना है कि ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमने कैसे निकाला था? एक जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस से निकाला था। ये जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 है, ये मेरी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है उस जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस से। तो ये जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी रहेगी, ये करस्पॉन्डिंग टू मेरे एक जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की एनर्जी है। क्योंकि हम एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि एनर्जी जो है, यू नॉट जो है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने जनरल स्टेट लिया था और उसको कन्वर्ट किया था प्रिंसिपल स्टेट्स में। तो यहाँ की जो एनर्जी रहेगी वो सेम होनी चाहिए इस प्रिंसिपल स्ट्रेस टेंसर के लिए भी। तो अभी हम आइए चलते हैं, ये जो यू नॉट है इसको हम और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रेस स्टेट को दो स्ट्रेस स्टेट्स में कन्वर्ट किया था, एक हाइड्रोस्टैटिक और एक डेविटोरिक। तो ये जो यू नॉट है, ये इसके लिए करस्पॉन्डिंग हमने ये एनर्जी निकाली थी। ये जो एनर्जी रहेगी इसको मैं कहूँगा डायलेटेशनल एनर्जी। डायलेटेशनल एनर्जी इसलिए कहूँगा कि ये जो स्ट्रेस स्टेट है, ये हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस स्टेट है, ये सिर्फ वॉल्यूम चेंज करेगा, और ये जो एनर्जी है डेविटोरिक स्ट्रेस स्टेट के करस्पॉन्डिंग, ये इसको मैं कहूँगा डिस्टॉर्शन एनर्जी, क्योंकि यही जो एनर्जी है डिस्टॉर्शन एनर्जी, यही मेरे मटेरियल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करती है।
तो मैं यू नॉट को इस दो पार्ट में लिख सकता हूँ और मैं इसको डायलेटेशनल एनर्जी को यू एच लिख रहा हूँ यहाँ पे सिंबॉलिकली और डिस्टॉर्शनल एनर्जी को लिख रहा हूँ यू डी। तो अगर मैं यू नॉट जैसे निकाला यहाँ पे इस स्ट्रेस स्टेट के लिए, अगर आप देखेंगे तो मैं यू एच भी उसी तरह से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर सिग्मा 1 की जगह यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एम होगा, सिग्मा 2 की जगह सिग्मा एम होगा, सिग्मा 3 की जगह सिग्मा एम होगा। तो मेरे पास यू एच भी मैं निकाल सकता हूँ और यू एच मेरे पास इस तरह से आएगा और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यू एच की वैल्यू आएगी 3/2E 1 - 2 म्यू सिग्मा एम स्क्वायर। सिग्मा एम मेरा मीन स्ट्रेस है। तो ये मेरे पास यू एच की वैल्यू आ गई। अभी मैं यू एच की वैल्यू को इस तरह से लिखूंगा सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 के दौरान। तो हमने देखा था सिग्मा एम ये एवरेज वैल्यू है, तो ये सिग्मा एम की जगह ये वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास ये एक यू एच की जो वैल्यू आएगी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 के इसमें आ जाएगी। अभी मेरे पास यू नॉट की वैल्यू है, यू एच की वैल्यू है, अभी मुझे यू डी की वैल्यू निकालनी है। तो यू डी की वैल्यू मैं इस तरह से निकालूंगा, अगर मैं जो यू नॉट की वैल्यू है इससे मैं यू एच की वैल्यू निकाल दूंगा तो मेरे पास यू डी की वैल्यू रहेगी। तो यू डी इज इक्वल टू यू नॉट माइनस यू एच। तो यू डी की वैल्यू मैं इस तरह से निकालूंगा, ये जो वैल्यू थी मेरे पास ये यू नॉट की वैल्यू है, आप चेक कर सकते हैं, पिछले स्लाइड में हमने देखा था। और ये यू एच की वैल्यू जो है ये यहाँ पे हमने निकाली है। तो ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास डिस्टॉर्शनल एनर्जी आएगी। अब ये डिस्टॉर्शनल एनर्जी को मैं सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास ये टर्म आएगी। अभी आप देखेंगे ये जो टर्म है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 होल स्क्वायर, ये जो टर्म है ये टर्म मेरी, इसको मैं J2 के इसमें लिख सकता हूँ। अब हमने J2 को डिराइव किया था तो इसको मैं 6J2 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास UD की वैल्यू इस तरह से आएगी 1 प्लस म्यू अपॉन 6E इंटू 6J2। अभी ये जो 1 प्लस म्यू अपॉन ई है इसको मैं शेयर मॉडुलस के इसमें लिख सकता हूँ। मेरे पास ये रिलेशन है शेयर मॉडुलस का E अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू। तो मैं ये जो टर्म है इसको मैं G के साथ रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास सिंप्लीफाइड वे से जो वैल्यू आएगी UD की ये आएगी 1/2G इंटू J2। तो ये जो डिस्टॉर्शनल एनर्जी है ये मैं सेकंड इन्वेरिएंट जो है हमारे डेविएटेड स्ट्रेस टेंसर का इसके हिसाब से लिख सकता हूँ। अभी मैं फिर से वॉन माइसेस यील्डिंग क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये जो क्राइटेरिया है ये एक बात बताता है, क्योंकि ये इम्पिरिकल क्राइटेरिया है। तो जब यील्डिंग जब होगी, कब होगी यील्डिंग, जब J2 की वैल्यू एक क्रिटिकल वैल्यू को रीच करेगी। मान लेते हैं मेरी J2 की वैल्यू k स्क्वायर के बराबर हो जाती है तब ही यील्डिंग होगी। ये एक इम्पिरिकल रिलेशन है, तो एक हमारी ये इम्पिरिकल फॉर्मूलेशन है J2 का। तो हमें टेंसाइल टेस्ट से अगर हम देखेंगे तो हम यूनिएक्सियल यील्ड स्ट्रेस निकाल सकते हैं। इसको मैं कह रहा हूँ सिग्मा वाई। मैंने पहले बताया कि यील्डिंग क्राइटेरिया में हम क्या करते हैं, हम जो यील्ड स्ट्रेस है उसको कोरिलेट कर रहे हैं किसी पैरामीटर से। तो मैं टेंसाइल टेस्ट में मेरे पास सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 शून्य रहेंगे, क्योंकि मैं यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट कर रहा हूँ। तो एक मेंबर है उसको मैं डिफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक ही स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ सिग्मा 1। तो J2 अगर मैं निकालूंगा तो J2 की वैल्यू ये थी। यहाँ पे सिग्मा 2 और सिग्मा 3 अगर मैं शून्य रखता हूँ तो मेरे पास, और सिग्मा 1 सिग्मा वाई हो जाएगा तभी यील्डिंग होगी। तब मैं सिग्मा 1 को सिग्मा वाई कंसीडर करूँगा तब मेरे पास ये आइडेंटिटी आएगी। तो J2 की एक वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं यील्डिंग पॉइंट पे। जब यील्डिंग होगा तो ये सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिग्मा वाई होनी चाहिए। तो J2 की वैल्यू मैं कंसिडर कर सकता हूँ 1/3 सिग्मा वाई स्क्वायर। जब आपको सॉल्व करेंगे तो आपको 1/3 सिग्मा वाई स्क्वायर आएगा। तो J2 की वैल्यू अगर मैं देखूंगा और सिग्मा वाई की वैल्यू देखूंगा तो ये आएगी √3 अंडर रूट ऑफ J2। तो आपके पास ये सिग्मा वाई की वैल्यू आएगी J2 के इसमें। तो ये जब सिग्मा वाई की वैल्यू इस तरह से पहुंचेगी तभी मेरी यील्डिंग होगी मटेरियल की। तो जनरल केस में मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, J2 को मैं एक्सपांड करूँगा तो ये आएगी, अगर J2 में इस तरह से एक्सपांड करूँगा तो मेरे पास ये जनरल केस आएगा।
और जब J2 की वैल्यू यहाँ पे पहुँचेगी, इस वैल्यू तक पहुँचेगी, √3 √J2 तक पहुँचेगी, तब ही मेरी यील्डिंग होगी। ये मेरी जनरल केस है। तो अगर यहाँ पे हम हमारी 3 कंसिस्टेंसीज हम चेक करेंगे। 3 कंसिस्टेंसीज क्या थी? ये जो सिग्मा वाई है, ये हमारी पहली कंसिस्टेंसी थी कि ये जो सिग्मा वाई है ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 और J2 जो है वो स्ट्रेस इन्वेरिएंट है। तो ये जो टर्म है ये इन्वेरिएंट रहेगी, तो मैं कोई भी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म कर लूँगा तो J2 इन्वेरिएंट ही रहेगा। तो अगर आप 2 और कंसिस्टेंसीज है वो आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं सिग्मा वाई के ऊपर। अभी मैं वॉन माइसेस यील्डिंग क्राइटेरिया को इस तरह से भी देख सकता हूँ। ये जो वॉन माइसेस यील्डिंग क्राइटेरिया है इसको हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी क्राइटेरिया। तो ये जो है हमने देखा था कि J2 जो है वो मैं उसको कोरिलेट कर सकता हूँ डिस्टॉर्शन एनर्जी के साथ, स्ट्रेन एनर्जी के साथ। तब ये जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी जब डेवियोटरिक स्ट्रेस टेंसर के अराउंड जो एनर्जी है, जो डिस्टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी है, ये क्रिटिकल वैल्यू जब रीच होती है तभी मेरी यील्डिंग होगी। इसलिए इसको कहते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी क्राइटेरिया। तो मान लेता हूँ ये जो UD है हमने निकाला था 1/2G × J2। अभी मैं यूनिएक्शियल टेंसाइल टेस्ट अगर कर रहा हूँ तो मेरे पास सिग्मा 1 रहेगा और सिग्मा 2 सिग्मा 3 0 रहेगा, और यील्डिंग के वक्त ये सिग्मा 1 रहेगा सिग्मा y के बराबर। तो मैं J2 को इस तरह से लिख सकता हूँ 1/3 सिग्मा y²। ये हमने देखा था अभी लास्ट स्लाइड में। तो जब UD यानी जो डिस्टॉर्शनल एनर्जी एक क्रिटिकल एनर्जी है, क्रिटिकल स्ट्रेन एनर्जी, डिस्टॉर्शनल एनर्जी, मैं उसको UD स्टार कह रहा हूँ, ये इसके बराबर होगी तब मेरा यील्डिंग शुरू होगा। तो J2 की वैल्यू मैंने निकाली है यील्ड स्ट्रेस के इससे, और UD स्टार जब निकालूंगा तब ये J2 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 1/3 सिग्मा y², और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1/6G सिग्मा y²। ये मेरी UD स्टार हो गई। जनरल केस के लिए क्या होगा? जब ये UD और UD स्टार इक्वल होगा तो ये जो दो टर्म है 1/2G × J2 ये 1/6G सिग्मा y² होगी, तब यील्डिंग होगा। ये ही मैक्सिमम डिस्टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी का क्राइटेरिया है। तो इसी से भी हमें एक स्ट्रेस आएगा सिग्मा y, इसको मैं निकाल सकता हूँ √3 × √J2। तो हमने 2 केसेस से भी देखा था कि दोनों केसेस में हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए इस यील्डिंग क्राइटेरिया को हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी क्राइटेरिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक क्राइटेरिया देखते हैं, ट्रेस्का क्राइटेरिया। तो ट्रेस्का क्राइटेरिया में बोला गया है कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो शीयरिंग की वजह से होता है। तो यहाँ पे शीयर स्ट्रेसेस इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे, इसको फिर से देखेंगे कि शीयर स्ट्रेसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शीयर स्ट्रेसेस जो है वो मेरे स्लिप डिफॉर्मेशन करते हैं। जो हम माइक्रो मैकेनिज्म्स देखेंगे प्लास्टिसिटी के, तब शीयर स्ट्रेसेस ही स्लिप डिफॉर्मेशन लाते हैं, इसलिए शीयर स्ट्रेसेस ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं मेरे मटेरियल्स में। तो ये ट्रेस्का का क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को भी कहते हैं मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस क्राइटेरिया। पिछला वाला क्राइटेरिया था वॉन माइसेस क्राइटेरिया, ये मैक्सिमम डिस्टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी क्राइटेरिया था, ये मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस क्राइटेरिया है। तो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस में मान लेता हूँ टाउ मैक्स इज इक्वल टू टाउ वाई। टाउ वाई मेरा एक क्रिटिकल शीयर स्ट्रेस हो गया, या इसको मैं कह सकता हूँ यील्ड स्ट्रेस सिंपली। तो मान लेते हैं मेरे पास एक स्ट्रेस स्टेट है जिसको मैंने कन्वर्ट किया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के द्वारा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, और बाकी के शेयर स्ट्रेसेस जो है 0 है। तो हमने एक स्ट्रेस स्टेट देखा था, और अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है और मान लेते हैं सिग्मा 1 अलजेब्रिकली बड़ा है सिग्मा 2 और सिग्मा 3 से, तो हमने 3D स्ट्रेस स्टेट के लिए एक मोर्स सर्कल निकाले थे। तो हमने देखा था कि 3D स्ट्रेस स्टेट को मोर्स सर्कल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तब उस केस में हमें दिखा था कि मैक्सिमम जो शेयर स्ट्रेस है, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 3 ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और ये सबसे स्मॉलेस्ट है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा वो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 जो स्ट्रेस एक्ट हो रहे उसी प्लेन पे होगा। यहाँ पे मैंने वो XZ प्लेन मार्क किया था। तो ये जो शेयर स्ट्रेस है
ये सबसे मैक्सिमम है। अगर आप देखेंगे तीनों मोर्स सर्कल, तो ये जो एक्सियल प्लेन पे जो शेयर स्ट्रेस है वो हाईएस्ट है और इसकी वैल्यू है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2। ये हमने देखा था जब 3D स्ट्रेस स्टेट का मोर्स सर्कल हमने ड्रॉ किए थे। तो ये वैल्यू होगी मेरे पास टाउ मैक्स की। अब ये टाउ मैक्स की वैल्यू जो है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2, अगर मैं यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट करता हूँ तो ये जो सिग्मा 1 की वैल्यू होगी ये जब यील्ड स्ट्रेस की बराबर होगी, तो एट यील्डिंग ये सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस के बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कंसिडर कर सकता हूँ, ये जो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, अगर सिग्मा 3 की वैल्यू यहाँ पे शून्य रख दो आप, तो ये जो वैल्यू आएगी और सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा वाई हो जाएगी, तब ये सिग्मा वाई बाई 2 आ जाएगा टाउ मैक्स की वैल्यू। तो अगर ये आइडेंटिटी मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये इस तरह से आ जाएगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन 2। तो इसको थोड़ा समझिए, सिग्मा 1 जब यील्ड पॉइंट आएगा तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा वाई, और ये यूनिएक्सियल स्ट्रेस स्टेट है तो सिग्मा 3 यहाँ पे शून्य है। तो ये टाउ मैक्स की वैल्यू मेरे पास सिग्मा वाई बाई 2 आनी चाहिए। तो मैं जनरल केस इस तरह से लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा वाई। एक स्पेशल कंडीशन ली थी हमने यहाँ पे और ये जनरल केस हो गया। तो यही मेरा ट्रेस का क्राइटेरिया है। तो यील्डिंग स्टार्ट्स व्हेन दिस कंडीशन इज मेट। तो मेरा सिग्मा 1 यानी मैक्स मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो वैल्यू है उनका डिफरेंस है, जब वो इक्वल हो जाएगा यील्ड स्ट्रेस के बराबर तब यील्डिंग चालू होगी। ये मेरा ट्रेस का क्राइटेरिया है। अभी हम देखते हैं कि यील्ड सरफेसेस क्या है। तो ये दो क्राइटेरिया हमने देखे, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरिया और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्राइटेरिया। अभी हम यील्ड सरफेसेस क्या है ये देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रेस स्टेट है और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मार्क कर लिए x1 x2 x3 और स्ट्रेसेस मार्क कर लिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3। मान लेते हैं 2D स्ट्रेस स्टेट है और सिग्मा 3 यहाँ पे शून्य है, इस तरह से मान लेता हूँ मैं। तो सिग्मा 3 को मैं 0 कंसिडर कर रहा हूँ और अभी मैं मार्क करता हूँ कुछ स्ट्रेसेस मार्क करता हूँ। तो मैं सिग्मा 1 यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, सिग्मा 2 यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव स्ट्रेस है सिग्मा 1 तो ये पॉजिटिव साइड पे आएगा और पॉजिटिव सिग्मा 2 है तो ये पॉजिटिव वाई साइड पे आएगा। तो अगर यील्डिंग कब होगी, यहाँ पे यील्डिंग ट्रेस का क्राइटेरिया के अनुसार यील्डिंग तभी होगी जब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई, ये क्राइटेरिया है। और अगर मैं 3D स्ट्रेस स्टेट कंसिडर करूंगा तो मुझे ये दो और कंडीशंस कंसिडर करने पड़ेंगे, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई। तो अगर मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा, इससे मैं एक यील्ड सरफेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो जानते हैं कि कैसे यील्ड सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक 2D स्ट्रेस स्टेट है और जब हम देखेंगे इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे सिग्मा 1 इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट जो 1 है इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख लेता हूँ मैं, दोनों पॉजिटिव है। तो मान लेते हैं कि सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा वाई से ज़्यादा है तब यील्डिंग होगी। तब तो यील्डिंग कहाँ पे होगी, जब मैं सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा वाई से क्रॉस कर लूँगा। अगर मैं इस साइड होगा तो मेरी यील्डिंग शुरू होगी। सिमिलरली अगर सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 की वैल्यू और ये भी मान लेते हैं कि अगर मैं कॉम्प्रेशन में हूँ तो भी मैं सिग्मा वाई की जो वैल्यू क्रॉस करूँगा कॉम्प्रेशन साइड में तो मेरी यील्डिंग शुरू होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं। यानी अगर टेंशन में अगर यील्डिंग सिग्मा वाई पे हो रही है तो कॉम्प्रेशन पे भी यील्डिंग सिग्मा वाई पे ही होगी। सिमिलरली सिग्मा 2 की देखते हैं, अगर सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा वाई से बड़ी है तो यहाँ पे एक यील्डिंग शुरू होगी। यहाँ पे आप जान सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू शून्य है। अगर देखेंगे, अगर मैं इस एक्सिस पे बढ़ रहा हूँ तो सिग्मा 2 की वैल्यू जब सिग्मा वाई से क्रॉस होगी तो मेरी यील्डिंग शुरू होगी। अगर मैं एक्स एक्सिस पे हूँ, इस साइड पे हूँ, अगर मैं सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा वाई से क्रॉस हो जाएगी तब मेरी यील्डिंग शुरू होगी। अभी हम देखेंगे, अगर मैं इस साइड हूँ या इधर इस स्ट्रेस स्टेट में मूव हो रहा हूँ तो मैं देखूंगा
जैसे सिग्मा 2 की वैल्यू कॉम्प्रेशन में भी यहाँ पे यील्डिंग मेरी शुरू हो गई। हमने देखा था कि आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए। अभी मान लेते हैं कि अगर मेरे पास दोनों स्ट्रेसेस है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो हम देखेंगे कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से कौन सा स्ट्रेस बड़ा है, वैसे ही यील्डिंग होगी। जैसे सिग्मा 1 अगर अलजेब्रिकली बड़ा है तो यहाँ पे देखेंगे मॉड लिया है मैंने, तो अगर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर सिग्मा y से बड़ा है तब मेरी यील्डिंग शुरू होगी। तो वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने के लिए मैं ये लाइन खींचूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक लाइन आ जाएगी और यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। तो ये एक रिलेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो वैल्यू है, ये अगर मेरे प्रिंसिपल स्ट्रेस बड़ा है तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, या इसको मैं इज इक्वल टू मान लेता हूँ, इसको मैं इज इक्वल टू मान लेता हूँ। और ये जो लाइन है ये आ जाएगी मेरी सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा y। ये जो कंडीशन यहाँ पे मीट होगी तब मेरी यील्डिंग शुरू होगी। इसको इस तरह से जान सकते हैं, अगर मेरा सिग्मा 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और सिग्मा 3 माइनर है, तो ये वैल्यू डोमिनेट करेगी। अगर मेरा सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो ये वैल्यू डोमिनेट करेगी। अभी इसी तरह से इस थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिग्मा 1 निगेटिव है, कॉम्प्रेसिव है, और सिग्मा 2 भी कॉम्प्रेसिव है। अभी हम देखेंगे इस केस में जहाँ पे सिग्मा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे तो सिग्मा 1 मेरी निगेटिव है और सिग्मा 2 पॉजिटिव है। सिग्मा 1 निगेटिव है और सिग्मा 2 पॉजिटिव है। तो अगर हम देखेंगे तो सिग्मा 1 मेरी निगेटिव है और ये भी यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो ये दोनों स्ट्रेसेस ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास एक लाइन आ जाएगी, यानी अगर आप देखेंगे तो ये जो इक्वेशन होगा इस लाइन का, ये इस तरह से होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1। सिमिलरली अगर आप देखेंगे ये क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर से इसको लिख लेता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास है सिग्मा 1 पॉजिटिव है और सिग्मा 2 निगेटिव है। तो अगर हम ये इक्वेशन देखेंगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और ये सिग्मा 2 निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो इसी तरह से मेरे पास एक लाइन मिल जाएगी और इसका इक्वेशन भी यही रहेगा। तो ये जो यील्ड सरफेस मैंने क्रिएट किया है ये मेरे ट्रेस्का क्राइटेरिया से जनरेट किया है। तो यील्ड सरफेस का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर कंसिडर कर रहा हूँ और ये यील्ड सरफेस के अंदर हूँ तो यहाँ पे मटेरियल यील्ड नहीं होगा। अगर इस सरफेस से बाहर हूँ तो यहाँ पे यील्डिंग शुरू होगी। तो आपको देखना है कि मेरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर अंदर है तो यील्डिंग नहीं होगी, और बाहर है तो यील्डिंग होगी। अभी वॉन माइसेस क्राइटेरिया देखते हैं और उसका भी यील्ड सरफेस निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा था कि सिग्मा y की वैल्यू है 1/√2 इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 होल स्क्वायर, और इन सब का अंडर रूट। तो ये होगी मेरी वॉन माइसेस क्राइटेरिया की। अभी मैं 2D स्ट्रेस स्टेट के लिए कंसिडर करूँगा, तो यहाँ पे सिग्मा 3 की वैल्यू 0 है और सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, तो मेरे पास एक सिंप्लीफाइड रिलेशन आएगा, सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। ये जो इक्वेशन देखेंगे ये मेरे इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ये इलिप्स का इक्वेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा इक्वेशन ये, तो मेरे पास कुछ ऐसा यील्ड सरफेस आएगा। ये जो यील्ड सरफेस है ब्लू वाला, ये मेरा वॉन माइसेस क्राइटेरिया का यील्ड सरफेस है। तो हमें ट्रेस्का क्राइटेरिया से एक सिंप्लीफाइड यील्ड सरफेस मिला था और वॉन माइसेस से एक अनादर यील्ड सरफेस क्राइटेरिया मिला। अभी हम देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1, ये जो वैल्यूज़ है आप देखेंगे ये जो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 क्या था, ये डायमीटर था। डायमीटर किसके और किसके बीच का, अगर मैं मोर्स सर्कल निकालूंगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच में, तो ये जो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 है ये मेरा डायमीटर रहेगा मोर्स सर्कल बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2।
उसी तरह से सिग्मा 2 और सिग्मा 3 का जो मोर सर्कल रहेगा उसका डायमीटर सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 रहेगा, और सिग्मा 3 और सिग्मा 1 के बीच का जो मोर सर्कल रहेगा उसका डायमीटर सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 रहेगा। और अगर आप देखेंगे तो ये यील्ड स्ट्रेस को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि रूट मीन्स स्क्वायर डायमीटर ऑफ 3 मोर सर्कल, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अभी और एक एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ। अगर आप देखेंगे ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इस इलिप्स का, यानी अगर ये मेजर एक्सिस ले रहे हो और माइनर एक्सिस ले रहे हो, इनका अगर रेशो लोगे, इनके लेंथ का अगर रेशो लोगे तो आपके पास √3:1 आना चाहिए। तो आप ये एक्सरसाइज करके देखिएगा। अगर मैं ये लेंथ निकाल रहा हूँ, ये मेरी मेजर एक्सिस हो गई इस इलिप्स की और एक माइनर एक्सिस हो गई, तो इस केस में आप देखेंगे कि मेरा सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 है, और इस केस में आप देखेंगे कि मेरा सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 है। तो अगर आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे लेंथ निकालने के लिए, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं। तो आप ये एक्सरसाइज करके देखिएगा। अभी तो ये मैंने सिंपल केस कंसिडर किया था 2D स्ट्रेस स्टेट के लिए। अभी मैं 3D स्ट्रेस स्टेट कंसिडर करूँगा तो सिग्मा 3 शून्य नहीं रहेगा, सिग्मा 3 की कुछ वैल्यू रहेगी। पर आप इस तरह से कुछ समझ सकते हैं, अगर मेरे पास ये स्ट्रेस स्टेट है 2D स्ट्रेस स्टेट, अगर मैं इनका हर स्ट्रेस स्टेट के लिए लोकाई निकालूंगा तो मेरे पास, यानी मैं इस तरह से कुछ, ये मेरे पास एक स्ट्रेस स्टेट थी 2D स्ट्रेस स्टेट, अगर मैं दूसरा निकालूंगा यहाँ पे तो मेरे पास कुछ ऐसे आएगा। दूसरा ये आ जाएगा मेरा ट्रेस्का क्राइटेरिया के लिए, और वॉन माइसेस क्राइटेरिया के लिए मेरे पास कुछ ऐसे आएगा। तो अगर मैं इन सारे सब का लोकाई निकालूंगा तो मेरे पास एक सरफेस मिलेगा। तो अगर सरफेस में वॉन माइसेस यील्ड क्राइटेरिया के लिए निकालूंगा, अगर इलिप्स को, सारे इलिप्स को मैं 3D डायरेक्शन में दिख रहा हूँ, तो मेरे पास एक सिलेंडर टाइप आएगा, यानी इलिप्टिकल सिलेंडर आएगा। और ये जो आएगा ट्रेस का यील्ड सरफेस जो आएगा मेरा 3D स्ट्रेस स्टेट में, ये आएगा मेरा एक प्रिज्म आएगा जो डिस्टॉर्टेड हेक्सागन की तरह दिख रहा है यहाँ पे, ये एक यील्ड सरफेस आएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एक्सिस है इस सिलेंडर की, ये यहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 रहेगी। और ये जो प्लेन रहेगा यहाँ पे, ये एक प्लेन है, ये कोई भी प्लेन मैं कंसिडर करता हूँ, इसको मैं पाई प्लेन कंसिडर करूँगा। ये मेरा रहेगा डेविटोरिक प्लेन। यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 की वैल्यू 0 रहेगी। तो हमने देखा कि ये 3D स्ट्रेस स्टेट के लिए मैं सिर्फ इन सबको अगर स्टैक करूँगा थर्ड डायरेक्शन में, तो मेरे पास ये यील्ड सरफेस तैयार होंगे वॉन माइसेस के लिए और ट्रेस्का यील्ड सरफेसेस के लिए। तो अभी इस पार्ट में हमने देखा कि कोई भी स्ट्रेस स्टेट अगर मेरे पास है, कोई भी स्ट्रेस स्टेट, जनरल स्ट्रेस स्टेट मेरे पास है, उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में, और प्रिंसिपल स्ट्रेस स्टेट को मैं कंसिडर किया था हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस स्टेट और डेविटोरिक स्ट्रेस स्टेट में। इस डेविटोरिक स्ट्रेस स्टेट से मैंने J2 की वैल्यू निकाली थी, और J2 की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली थी कि मुझे डिस्टॉर्शनल एनर्जी निकालनी थी, और इस डिस्टॉर्शनल एनर्जी से मैं एक यील्डिंग क्राइटेरिया दिया था, उसको मैंने कहा था वॉन माइसेस क्राइटेरिया। और जब हम शेयर स्ट्रेसेस की बात करेंगे तब एक क्राइटेरिया हमने दिया था, उसका नाम है ट्रेस्का यील्ड क्राइटेरिया। तो ये ट्रेस्का क्राइटेरिया हमने देखा था। तो और यहाँ से हम यील्ड सरफेस तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कोई भी स्ट्रेस स्टेट मेरे पास है और मैं बता सकता हूँ कि यील्डिंग होगी या नहीं होगी। अगर मुझे, ये आपको पता होना चाहिए, आपको सिर्फ यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है लेबोरेटरी यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट से। अगर ये मुझे पता है और कोई भी स्ट्रेस स्टेट पता है, तो अगर मैं 2 क्राइटेरिया अप्लाई करता हूँ तो मैं मटेरियल का यील्ड होगा कि नहीं होगा। यील्ड क्या है? यील्ड मेरा इलास्टिक टू प्लास्टिक बिहेवियर का ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट से हम जानेंगे कि प्लास्टिसिटी क्या है, यानी माइक्रो मैकेनिज्म्स ऑफ प्लास्टिसिटी क्या है। ये तो मैक्रोस्कोपिक क्राइटेरिया था, और एक्चुअली एटोमिस्टिक लेवल पे जाके प्लास्टिसिटी किस तरह से डिफाइन होती है। धन्यवाद।